अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग को 3 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हम लोग का इंड एस 1। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम कहते हैं इंड। इंड माने इंडियन, समझ पा रहे? तो सबसे पहला हम लोग का है इंड एस 1। सबसे पहला हम लोग का है इंड एस 1 के बारे में पढ़ना है। दूसरा हम लोग का पढ़ना है इंड एस 16 के बारे में। और तीसरा हम लोग का पढ़ना है इंड एस आपका 33। ये तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिला करके यहाँ से आपका 15 मार्क का कवरेज है। 15 मार्क्स का थ्योरी यहाँ से रहता है। थ्योरी में 10 मार्क का सम रहेगा। कहाँ से सम रहेगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। इसका हम अलग से सम का वीडियो बना के दिए हैं। हम बोले हैं लाइव में नहीं कराएंगे। जो बच्चे नहीं किए हैं कर लीजिएगा, समझ में पक्का आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 आज इसका थ्योरी हम बोल देंगे, आप कवर कर देंगे। यहाँ से आपका 10 मार्क का आएगा। और ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से 5 मार्क का थ्योरी आएगा। इंड एस 1 और इंड एस 16 से आपको 5 मार्क का थ्योरी आएगा और यहाँ से 10 मार्क का आपको प्रैक्टिकल सम रहेगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो यहीं से आपको 10 मार्क का कवरेज आप लोग कर लीजिएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं इंड एस 1। सुनिएगा ध्यान से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये क्या है अच्छे से सुनिए। किसका बात कर भाई? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संबंधित है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको ट्रू एंड फेयर व्यू माने सही तरीका से प्रेजेंट करना है। जो भी आपको लिखना है, समझ पा रहे? जो भी रिजल्ट हुआ, लॉस आया तो लॉस को लिखिए, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को लिखिए, अगर आपके पास एसेट कम है तो कम को लिखिए। मतलब सच्चाई को दर्शाइए, जो वास्तव में है उस चीज़ को आपको दर्शाना है। ये कौन कहता है? इंड एस 1। समझ पा रहे? आप फेकम फाक मत करिए, झूठा बैलेंस शीट को मत दिखाइए। ये कौन कहता है? इंड एस 1। मतलब सीधा सीधी है, इसका नाम से ही पता चल रहा प्रेजेंटेशन ऑफ कौन सा स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्रश्न आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन है, आपका बालक मोबाइल रखो, आप ही के पास मोबाइल नहीं, सबके पास मोबाइल रखिए। मोबाइल सुनिए ध्यान से, किसका बात करें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन जो होता है ये मेन पार्ट होता है। ये तीन जो होता है मेन पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखने आ जाएगा तो लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे भाई? इंड एस 1 का। किसका बात कर हम लोग? इंड एस 1। अब इंड एस 1 बहुत सारे चीज़ों को डिफाइन किया, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया। दूसरा डिफाइन किया यूजर्स को। देखिए यूजर्स कौन होता है? जो आप अकाउंट्स बना रहे हो उसको यूज करेगा, उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, उसको हम कहते हैं यूजर्स। जैसे मान लीजिए आप ही लोग का हम हिसाब किताब लिखें तो हम ये किसके लिए लिख रहे हैं? यूजर्स के लिए। हम लोग का हिसाब किताब लिखने का यूजर्स कौन है? हम हैं और आप लोग हैं। आप लोग पूछ सकते हैं कि बताइए हम कितना पैसा दिए या कब से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या है? यूजर्स है। समझ पा रहे हैं? या हमको खुद जानना है कि किसका क्या बाकी है, कौन कब से पढ़ रहा है, तो हम खुद क्या है? यूजर्स है। तो कोई भी हिसाब किताब किसके लिए करते हैं? हम लोग यूजर्स के लिए। तो यूजर्स कौन होता है? यूजर्स आर दोज पर्सन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऐसा व्यक्ति होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाला है। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब आर्थिक डिसीजन, कि इस कंपनी में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, इस जगह में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, इस तरीके का जो डिसीजन लेगा उसको हम क्या कहते हैं? यूजर्स कहते हैं। यूजर्स दो तरीका का होता है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स और कौन सा यूजर्स? एक्सटर्नल यूजर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजर्स का डेफिनेशन, समझ रहे हैं? हम आप लोगों को एफआर एफएसए का सजेशन पार्ट 3 में थ्योरी का सजेशन दिए थे, उसमें क्वेश्चन कवर किए थे और नीचे सॉल्यूशन भी कवर किए हैं। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन कवर किए, कैसा कैसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और उसके नीचे आपको सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं। समझ पा रहे हैं? और अपने बुक में भी सॉल्यूशन। आइए किसका बात करें? यूजर्स। यूजर्स कितना तरीका का होता है भाई? दो तरीका का यूजर्स होता है। कौन कौन सा? इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन है? कंपनी के अंदर में जो लोग हैं उसको इंटरनल यूजर्स कहते हैं। कंपनी के अंदर में कौन है? ओनर है, मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है, इन्वेस्टर है। ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉई, इन्वेस्टर, ये लोग कौन सा यूजर्स है? इंटरनल यूजर्स है।
ये लोगों को कंपनी से मतलब है। अब बोलेगा कि एम्प्लॉय को क्या कंपनी से मतलब है? एम्प्लॉय को भी कंपनी से मतलब है, क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए ना कि कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी का ग्रोथ ठीक से हो रहा। अगर कंपनी का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, यानी कंपनी डूबने वाला, डूबेगा तो हमको काम छूट जाएगा तो मेरा सैलरी डूब सकता है, समझ रहे? काम छूट जाएगा तो खोजने में हमको टाइम लगेगा। अगर कंपनी का परिस्थिति खराब है तो हम आगे से ही काम खोजेंगे अपना। तो एम्प्लॉय को भी मतलब है, यह बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छा चल रहा है तो बढ़िया है, और बढ़िया से काम करेंगे ताकि मेरा ग्रोथ हो, समझ रहे? ये सारे के सारे कौन सा यूजर्स है? इंटरनल, समझ पा रहे? तो इंटरनल यूजर्स में कौन आएगा? कंपनी का मालिक, मैनेजर, एम्प्लॉई, इन्वेस्टर, समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे कौन सा यूजर्स है? इंटरनल। एक्सटर्नल यूजर्स माने जो बाहर से संबंध रखता है, कंपनी के जो बाहर से संबंध रखता है उसको कौन सा यूजर्स कहते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आएगा? गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर। गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर। पोटेंशियल एम्प्लॉई जो कंपनी को ज्वाइन करने वाला है, किया नहीं? पोटेंशियल एम्प्लॉई जो कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो कंपनी में रुपया लगाने वाला है, लगाया नहीं है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो अगर आएगा कि डिफाइन यूजर्स एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या डिफाइन करेंगे? यूजर्स आर दोज पर्सन who take the economic decision on financial statement. Users are those person who take the economic decision on financial statement. Users may be of two types: internal users, external users. Internal users include board of director, owner, manager, employee, investor. External users include कौन आएगा भाई इसमें? आपका क्रेडिटर, गवर्नमेंट, सप्लायर, ये सारे के सारे कौन से यूजर्स में आएंगे? एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर है? नेक्स्ट इसको डिफाइन किया, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन तीन ही होता है, GCA, ये हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े हुए हैं। अकाउंट्स के तीन ही फंडामेंटल्स होते हैं। अकाउंट्स के तीन ही फंडामेंटल्स होते हैं, कौन कौन सा? GCA, बोलो क्या बोले हैं? GCA। G फॉर गोइंग कंसर्न। G फॉर कौन सा कंसर्न? गोइंग कंसर्न। C फॉर कंसिस्टेंसी। C फॉर कौन सा बोलिए? कंसिस्टेंसी। और A फॉर अक्रूअल। A फॉर क्या? अक्रूअल। अकाउंटिंग के तीन ही फंडामेंटल्स है, कौन कौन सा भाई? GCA। G फॉर क्या बोलो? गोइंग कंसर्न। C फॉर क्या? कंसिस्टेंसी। और A फॉर अक्रूवल। पूछेगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन, 5 मार्क का सीधा सीधी। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन। तो ये इसी तीन चीज को एक्सप्लेन करना है। क्या क्या भाई? GCA। G फॉर क्या? गोइंग कंसर्न। G फॉर गोइंग कंसर्न। C फॉर क्या? कंसिस्टेंसी। A फॉर अक्रूवल। G फॉर गोइंग कंसर्न, C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर अक्रूवल। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, समझ पा रहे? बिजनेस का जो लाइफ है इनफाइनाइट है। बिजनेस का जो लाइफ है इनफाइनाइट है। कोई भी बिजनेस मैन जब बिजनेस को खोलता है तो ये सोच के खोलता है क्या कि 4 दिन बाद बंद हो जाएगा, या 2 साल बाद बंद हो जाएगा, या 5 साल बाद बंद हो जाएगा। वो कौन सा कंसेप्ट के हिसाब से खोलता है? गोइंग कंसर्न, माने लंबे समय तक चलेगा। अब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बंद हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्या रहता है कि लंबे समय तक चलेगा, यही ये कंसेप्ट कहता है। तो गोइंग कंसर्न को डिफाइन कैसे करेंगे? एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर कौन सा पीरियड? इनफाइनाइट पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं बोलिए? नेक्स्ट हम लोग का कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आपका लॉ, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आपका लॉ जो है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, माने हर साल सेम होना चाहिए, बार बार चेंज मत करिए। जैसे मान लीजिए जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप इस साल फॉलो किए, अगला साल भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करिए। अगर इस साल आप जिस मेथड को फॉलो किए हैं उसी मेथड को अगला साल भी आप फॉलो करिए। जैसे मान लीजिए स्टॉक हम मेंटेन करते हैं फीफो मेथड से, तो अगला साल भी फीफो से फॉलो करिए। डेप्रिसिएशन अगर मान लीजिए एसएलएम मेथड से किए हैं तो अगला साल भी आप एसएलएम मेथड से करिए। समझ रहे हैं? जिस लॉ को आप इस साल फॉलो किए हैं उसी लॉ को आप अगला साल भी फॉलो करिए। इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं बोलिए? तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रिंसिपल एंड लॉ डू नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, बार बार आपको चेंज नहीं करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखना है। ये कौन कहता है भाई? कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट हम लोग का अक्रूवल। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि कैश और क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। कैश और क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, दोनों का दोनों ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में लिखना है। कैश का भी ट्रांजेक्शन को लिखना है और उधारी में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको भी लिखना है। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? अक्रूवल। कौन सा? अक्रूवल। समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स है, समझ पा रहे हैं। तो एकदम नाम गिना चुना याद रखिए। पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 3 चीज, पहला क्या बोले हैं, इनकम स्टेटमेंट, क्या बोले हैं, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या बोले, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। बोलो क्या बोले, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। और भी हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग पॉलिसी, नोट्स टू अकाउंट सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग पॉलिसी, नोट्स टू अकाउंट सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग पॉलिसी। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, किसके कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अगर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको ये 5 नाम लिखना है। पहला क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बोलो क्या क्या बोले, पहला क्या बोले, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, और क्या, नोट्स टू अकाउंट, सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग। ये सारे के सारे क्या है, कंपोनेंट्स है। किसके कंपोनेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका कंपोनेंट्स है, जितना पढ़ा है एक बार वापस से आपको रिव्यू कर दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहले आते आते समझें कि हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 3 इंड एस को पढ़ना है। पहला इंड एस 1 है, इंड एस 16 है। आज 16 नहीं हो पाएगा, 16 के लिए क्लास लगेगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है ना, डेप्थ में नहीं समझेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो पहला क्या हम लोग का इंड एस 1 है, दूसरा इंड एस 16 है, और तीसरा इंड एस 33 है। थ्योरी 5 मार्क का आएगा, प्रैक्टिकल 10 मार्क का आएगा, जो कि यहाँ से कन्फर्म है। इंड एस 33 से प्रैक्टिकल आएगा। इसको आधा घंटा का हम अलग से वीडियो किया, वहाँ से आपको देख लेना है, कवर कर लेना। हम बोल दिए कि लाइव में नहीं करें, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गलती से लिख दिया। मैंने टोटल 15 है, टोटल 15 है, तो 5 मार्क का थ्योरी आएगा, समझ पा रहे। अच्छा, सबसे पहले समझे इंड एस 1। इंड एस 1 किससे संबंधित है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन समझे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। फिर किसका डेफिनेशन आपको समझे हैं, यूजर्स का। यूजर्स कैसा व्यक्ति होता है, जो कौन सा डिसीजन लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन। कौन सा डिसीजन, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स कितना तरीका का होता है, कितना तरीका का भाई, 2। कौन कौन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल का एग्जांपल तो कौन कौन आएगा, इंटरनल में कौन आएगा, ओनर, एम्प्लॉई, मैनेजर, इन्वेस्टर। और एक्सटर्नल में कौन आएगा, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर। ये कौन आएगा भाई, ये किसका एग्जांपल है, एक्सटर्नल का। किसका एग्जांपल है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। नेक्स्ट हम लोग क्या समझे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन में कितना चीज आएगा, 3 चीज। क्या क्या, GCA। GCA को कैसे डिफाइन करेंगे, एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। और कंसिस्टेंसी का मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी, लॉ, स्टैंडर्ड डू नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, बार बार आपको चेंज नहीं करना है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्या है, अप्रूवल। एज पर दिस कंसेप्ट कैश और क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। इसको हम क्या कहेंगे, अप्रूवल। नेक्स्ट हम लोग क्या समझे, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है क्या, पक्का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोला, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से दर्शाना है, ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से दर्शाना है। अब ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए कितना कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, 3 कंडीशन। कितना कंडीशन, फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशन। याद आ रहा 3 कंडीशन, कभी आप लोगों को पढ़ाया गया था, ऑडिट में पढ़ाए थे, समझ पा रहे। पहला क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर रहेगा तो हम कहेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है, माने बार बार चेंज नहीं हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑल एएस अप्लाइड, जो एएस को अप्लाइड करना था उस एएस को अप्लाइड किया है, ऑल एएस अप्लाइड। और तीसरा हम लोग का है एडुक्वेट डिस्क्लोजर और नोट्स टू अकाउंट, एडुक्वेट डिस्क्लोजर और नोट्स टू अकाउंट। जो डिस्क्लोजर देना था वो डिस्क्लोजर दिया है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या कहेंगे हम लोग, ट्रू एंड फेयर व्यू। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति का कैपिटल 50 लाख है, बैलेंस शीट दिखा रहे, कैपिटल कितना लाख है भाई, 50 लाख, लाख नहीं लिखे, 50 लाख है।
समझे? बिल्डिंग मान लीजिए खरीदा था, बिल्डिंग मान लीजिए खरीदा था 80 लाख में, और प्लांट मान लीजिए खरीदा था 100 लाख, प्लांट 100 लाख में किना था, और लोन उसका मान लीजिए इधर में था आपका 50 लाख का, और रिजर्व रुपया था 80 लाख, रिजर्व में था 80 लाख। ये बैलेंस शीट, खाली ऐसे बैलेंस शीट दे दिया। आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं इससे? क्या ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट पाइएगा? क्या क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है? क्या क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यही नोट्स टू अकाउंट में दे दिए कि डेप्रिसिएशन प्लांट का इतना था, डेप्रिसिएशन मान लीजिए प्लांट का था आपका 20 लाख, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? लिख दिए कि लोन जो था अभी भी अनपेड है, समझ रहे, लोन पे इतना का इंटरेस्ट चुका है, सारा डिटेल जब बता देंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो इंड एस 1 कहता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ बनाना है, माना जो भी डिस्क्लोजर चाहिए उस डिस्क्लोजर को देना है, समझ रहे? ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोले? अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर, अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी, ऋतुराज सुन रहा तुम? अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। दूसरा क्या था? ऑल एस अप्लाइड, एस माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। तीसरा हम लोग का क्या था भाई? तीसरा क्या बोले? एडिक्वेट डिस्क्लोजर गिवन ऑन नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट पे ऐसा एकदम डिटेल्स में बताइए कि क्या है नहीं है, समझे क्या बोल रहे? ये 3 का 3 अगर सब चीज़ ठीक है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या शो कर रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू। ये कौन कहता है? इंड एस 1। इंड एस 1 में थोड़ा बैलेंस शीट का कुछ आइटम को भी देखना है, मतलब इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा रहता है? बताओ बैलेंस शीट में क्या लिखा रहता है? हर सवाल तो बैलेंस शीट से ही बना रहे हो ना, भर के लिख देना। अगर आएगा कि अकॉर्डिंग टू इंड एस 1 व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन द, तो बैलेंस शीट का जितना आइटम देखे हो ना आज तक वही लिखना है। बैलेंस शीट में क्या रहता है भाई? इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, समझ पा रहे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, समझ रहे हैं क्या बोल रहे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारे के सारे क्या लायबिलिटी है? सारे के सारे क्या है? एसेट में क्या रहता है? फिक्स एसेट, फिक्स में टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट, समझ पा रहे हैं? उतना डिटेल तो नहीं देना है, एसेट का नाम बता देना, समझ पा रहे? उसके बाद क्या आपको करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारे के सारे क्या रहता है बैलेंस शीट में? मतलब जो आप बैलेंस शीट में जितना बनाए हो ना वो सारे नाम को लिख देना है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्वेश्चन क्या आएगा भाई? व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू इंड एस 1। इंड एस 1 तो बैलेंस शीट में जितना आप आज तक पढ़े सारा नाम भर देना और कुछ नहीं करना है, समझे? इसी के साथ हम लोग का इंड एस 1 खत्म होता है। इंड एस 1 में एक और टॉपिक है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज अ सेटअप रूल्स पॉलिसी, सेटअप रूल्स पॉलिसीज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो सेटअप रूल्स किया गया, पॉलिसी बनाया गया है, इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं हम लोग? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किसको बोलेंगे? कि भाई जो हम लोग अकाउंटिंग का क्या बनाए हैं? सेटअप रूल्स बनाए हैं, सेटअप पॉलिसीज बनाए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्लियर है क्या? लगे हाथ। इन एस 33 का भी आपको हम थोड़ा सा थ्योरी बोल दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसे वीडियो देखिएगा तो उसमें हम कवर किए हैं, डेफिनेशन के साथ कवर किए, समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? इन एस 33। इन एस 33 में इंड एस 33 कहता है कि 3 तरीका का ईपीएस होता है। इंड एस 33 कहता है कि 3 तरीका का ईपीएस होता है। अब 3 तरीका का ईपीएस होता है तो सबसे पहले ईपीएस क्या होता है? ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर माने एक शेयर पे कंपनी का कितना कमाई है, समझ पा रहे? तो ईपीएस क्या है? ईपीएस इज अ इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर ऑफ द कंपनी। इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट को इंडिकेट करता है कि आखिरकार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है। ये कौन है? रिसे सुन रहा तुम? किसका बात कर रहे लोग? ईपीएस। किसका बात कर रहे हैं? तो ईपीएस इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को आखिरकार कितना प्रॉफिट हुआ है। ये कौन इसको दर्शाता है भाई? ईपीएस दर्शाता है। क्लियर है क्या? ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर। ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना कमाई है, एक शेयर पे कितना कमाई है। और कंपनी का क्या चीज़ को दर्शाता है? इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है ये, समझ पा रहे? इम्पोर्टेंट वाले प्रॉफिट एरिया को दर्शा देता है कितना कमाई है। ईपीएस 3 तरीका का होता है। पहला कौन सा ईपीएस है? ईपीएस है बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस का मतलब जो ईपीएस नॉर्मल निकल के आएगा, जो ईपीएस नॉर्मल निकल के आएगा। बेसिक ईपीएस निकलता कैसे? फार्मूला आपको याद रखना है। ईपीएस ये लिवरेज में भी फार्मूला था, लिवरेज वाले चैप्टर में एफएम में भी फार्मूला था, समझ अकाउंट में भी ये फार्मूला काम आएगा। ईपीएस का फार्मूला है, सुन रहा है तुम? सुन रहा है?
ईपीएस का फॉर्मूला EAS डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EAS डिवाइड बाई कौन सा शेयर? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EAS माने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। EAS माने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड बाई नंबर ऑफ। EAS कैसे आ रहा था? याद आ रहा? लिवरेज चैप्टर में आपको लिवरेज वाला ही चैप्टर का कंसेप्ट को याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखते थे? सेल्स। क्या लिखते थे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता था? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते थे तो आता था क्या था? कंट्रीब्यूशन में फिक्स EBIT। समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो अकाउंट्स में EBIT के जगह हम लोग EBIT लिख देते हैं, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड तो उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो। क्या लेस कर दो? डेप्रिसिएशन। तो क्या आएगा? समझ पा रहे? आपका EBIT आ जाएगा। EBIT में से क्या लेस कर दो? टैक्स लेस कर दो। तो क्या आएगा? EAT से लेस करो ट्रांसफर टू रिजर्व या प्रेफरेंस डिविडेंड। ट्रांसफर टू रिजर्व या प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड तो क्या आता था? EAS। क्या आता था? अब इन डेज 33 में EAS कैसे आएगा उसका पूरा फॉर्मेट लिखवाए हैं, पूरा कंसेप्ट को क्लियर किए हैं। वहाँ पे हम शुरुआत के EBIT से EBIT से किए। EBIT अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो डेप्रिसिएशन लेस के तो क्या है? EBIT से इंटरेस्ट लेस के तो क्या है? EBIT से टैक्स लेस के तो क्या है? EAT से लेस के प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लेस के हम लोग का? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या आया? EAS। तो EAS डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मान लो कंपनी का EAS 5 लाख है, कंपनी का EAS 5 लाख है और इक्विटी शेयर 1 लाख है। कंपनी का EAS कितना है? 5 लाख है और इक्विटी शेयर 1 लाख है। तो 1 शेयर में 5 रुपये का कमाई। 1 शेयर पे कितना कमाई है? 5 रुपये। इसको कहते हैं बेसिक EPS। अब एक और तरीका का EPS होता है, एक होता है डाइल्यूटेड EPS और एक होता है एंटी डाइल्यूटेड। एक होता है डाइल्यूटेड EPS और एक क्या होता है? एंटी डाइल्यूटेड। बोलो क्या बोलें? डाइल्यूटेड EPS और कौन सा EPS? एंटी डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड EPS और कौन सा EPS? एंटी डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड EPS का मतलब होता है जब बेसिक EPS से वैल्यू कम आएगा। बेसिक EPS से वैल्यू कम आएगा, माने 5 निकला है ना, इससे वैल्यू कम आ जाएगा, उसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड EPS। क्या कहते हैं हम लोग? डाइल्यूटेड EPS। और जब बेसिक EPS यहाँ 5 आया ना, इससे वैल्यू ज़्यादा आएगा, माने दोबारा EPS निकालेंगे। जैसे मान लो रिवाइज, मान लो EPS हम लोग का 5 लाख ही रहा और रिवाइज नंबर ऑफ इक्विटी सर 1.5 लाख हो गया। तो डिवाइड करो तो 5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख कितना हो रहा है? इक्विटी सर ज़्यादा हो गया, डिवेंचर को कन्वर्ट करा दिया 3.33। तो ये कम आ गया ना, बेसिक से कम आ गया तो इसको कहेंगे डाइल्यूटेड। बेसिक से वैल्यू कम आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? डाइल्यूटेड EPS। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और बेसिक से दोबारा जब हम EPS निकालेंगे, वैल्यू आपका ज़्यादा आ गया तो क्या कहेंगे? एंटी डाइल्यूटेड। क्या कहेंगे हम लोग? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? चलिए, जितना लेक्चर किए बुक में आंसर दिए हैं और मार्क करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आइए, और जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा।